नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और मैं आपके साथ हाजिर हूं शकील साजिद। सऊदी अरब एक बेहद अमीर मुल्क अपने पर्यटन और लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी रेल ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन सोने की छत वाली लग्जरी ट्रेन कहलाएगी और इसे देश के विशाल रेगिस्तानी मार्गों पर चलाया जाएगा। इस शानदार ट्रेन की, जो गोल्ड ट्रेन हो सकती है, कुल लागत लगभग 461 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रेन का डिजाइन यूरोपीय मानकों पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सोने की परत वाली सजावट और प्रीमियर इंटीरियर शामिल होगा। इस ट्रेन में केवल 66 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। इसका उद्देश्य भीड़ नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय, आरामदायक और व्यक्तिगत यात्रा अनुभव देना है। यानी ये एक लग्जरी टूरिज्म ट्रेन होगी। ट्रेन में 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं होंगी, जैसे निजी सूट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, मनोरंजन जोन और स्पा जैसी सुविधाएं। यात्री सफर के दौरान सऊदी रेगिस्तान के नज़ारों का आनंद लेते हुए बेहद शाही अनुभव प्राप्त करेंगे। यह परियोजना सऊदी अरब के विजन 2030 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत देश तेल पर निर्भरता घटाकर पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है। यह ट्रेन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इस लग्जरी ट्रेन से सऊदी अरब यह संदेश देना चाहता है कि वह आधुनिकता और परंपरा का संगम बनाकर वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेन न सिर्फ परिवहन का माध्यम होगी, बल्कि चलता फिरता महल कहलाएगी और जाहिर है ये बहुत महंगा शौक होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा महल है। आगे बढ़ते हैं। ये मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया, जी हाँ, पीएससी की भर्ती प्रक्रिया में प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदारों को अनुचित लाभ दिया गया। तामन सोनवानी के भतीजे और गोयल के बेटे बहू, शाह गोयल के बेटे बहू के नाम इसी संदर्भ में सामने आए हैं। आरोपित पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि भले ही उनका चयन हुआ हो, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं मिली उन्हें, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चयन मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता जब तक नियुक्ति या कोई और लाभ, जिसे हम मॉनिटरी लाभ बोलते हैं, प्राप्त ना हो। अदालत ने भी ये मानते हुए कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी और कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं हुआ, आरोपितों को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की जांच में यदि ठोस प्रमाण मिलते हैं तो कार्रवाई जारी रह सकती है। इसी मामले में पीएससी की पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि सिफारिश और पारिवारिक संबंधों के आधार पर चयन किए जा रहे हैं। इस प्रकरण के उजागर होने के बाद राजनीतिक दलों और जनता में भारी नाराजगी देखी गई। लोगों ने मांग की गई कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मामला न्यायपालिका और सरकार दोनों के लिए एक संदेश है कि भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और प्रमाणिक बनाने के लिए सख्त निगरानी और कानूनी सुधार आवश्यक है, और इसमें योग्य उम्मीदवारों में विश्वास इससे बहाल होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बहुत सारी जगहों पर यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधी रिश्तेदार किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहा है, तो उस अधिकारी को उसके प्रबंधन से हटा दिया जाता है या थोड़े दिनों के लिए बाहर रखा जाता है। ऐसी प्रक्रिया हमारे यहाँ की पीएससी में भी अपनाई जा सकती है। एक सुझाव। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कुछ परिवारों को लेकर वक्फ बोर्ड के कार्यालय के सामने धरना दिया था और ये बताया था कि वक्फ बोर्ड ने जानबूझकर
गैर जरूरी लोगों को नोटिस भेजा है और अब वक्फ बोर्ड ने उन संपत्तियों पर दावा किया है जिन्हें वह धार्मिक या ट्रस्ट संपत्ति मानता है। कई व्यक्तियों और परिवारों द्वारा इन संपत्तियों पर वर्षों से निजी स्वामित्व का दावा किया जा रहा है, जिससे विवाद बढ़ गया है। बोर्ड ने, जी हां, वक्फ बोर्ड ने 1843 लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें चेतावनी दी है कि वे 1 से 3 महीने के भीतर अपने स्वामित्व से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज पेश करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वक्फ बोर्ड कानूनी प्रक्रिया के तहत उन संपत्तियों पर कब्जा ले लेगा। गंभीर बात है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि कई धार्मिक संपत्तियां गलत तरीके से निजी कब्जे में चली गई हैं। इन संपत्तियों को वापस लाने और उन्हें वक्फ के मूल उद्देश्य यानी धार्मिक और सामाजिक उपयोग में लगाने के लिए यह अभियान गंभीरता से शुरू किया गया है। नोटिस मिलने के बाद कई लोगों में डर और नाराजगी है। कुछ लोगों का मानना है कि वे पीढ़ियों से उन जगहों, जमीनों पर रह रहे हैं और उनके पास वैध दस्तावेज है। जी हाँ, बड़ी बात। वहीं कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की भी खबरें सामने आई हैं। यह मामला अब केवल कानूनी प्रशासनिक नहीं रहा, बल्कि कानूनी और राजनीतिक रंग लगातार ले रहा है। कई स्थानीय नेताओं और संगठनों ने वक्फ बोर्ड की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। यदि प्रभावित लोग समय पर दस्तावेज नहीं दे पाए तो बोर्ड कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्तियों पर वापस कब्जा करेगा। इससे बड़े पैमाने पर अदालती मुकदमे, सामाजिक सौहार्द, तनाव बिगड़ेगा, राजनीतिक विवाद की संभावना बढ़ सकती है। वैसे ही परेशानी झेल रहे छत्तीसगढ़ और रायपुर राजधानी में और विवाद और सौहार्द अगर बिगड़ता है तो यह हम सबके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वक्फ बोर्ड और संबंधित पक्षों को इस बात का इल्म होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विमानन कंपनियां, बड़ी गंभीर बात है। विमानन कंपनियां जो विमानों का संचालन करती हैं और जिससे कि एयरपोर्ट पे जिनके विमान चलते हैं, डायनेमिक फेयर नीति के तहत टिकटों के किराए में लगातार वृद्धि कर रही है। इससे आम यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, खासकर छुट्टियों और त्योहारों के वक्त। किराया बढ़ने के बावजूद उड़ानों की सेवाएं और यात्री सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। देरी, रद्द उड़ानें और सामान की गड़बड़ियां यात्रियों के लिए बेहद आम और बड़ी समस्या बन चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नियामक संस्थाएं जैसे डीसीजीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन किरायों और सेवाओं पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पा रही है, ध्यान ही नहीं दे रही है। इस वजह से कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही हैं। विमानन नियमों के तहत यात्रियों को उड़ान रद्द या विलंब होने पर राहत और मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती, जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। आर्थिक नुकसान भी लगातार हो रहा है। लोगों के अनुसार, बहुत सारे यात्रियों के अपने अपने अनुभवों के अनुसार यात्रियों के पास शिकायत दर्ज कराने या त्वरित समाधान पाने के सीमित विकल्प हैं। इस कारण वे एयरलाइनों की नीतियों के आगे बेबस महसूस करते हैं अपने आप को। यह सुझाव दिया जा रहा है कि सरकार को सख्त नीति बनानी चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं विमानन सेवाओं के और संचालन को देखते हैं, ताकि किरायों पर नियंत्रण रहे और यात्रियों को समय पर सेवाएं मिले। साथ ही एयरलाइंस को पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लगातार असंतोष बढ़ते जा रहा है और बहुत कम स्पर्धा होने के कारण विमान कंपनियां लगातार बेहद मनमानी कर रही हैं। इससे सब कोई परिचित है। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जी हाँ, भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से रफाल फाइटर जेट में उड़ान भरी। ये उड़ान लगभग 30 मिनट तक चली और इसे भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। राष्ट्रपति महोदया का यह कदम भारतीय वायुसेना के साथ एकजुटता और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने देश की सेनाओं की तत्परता और शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उड़ान के दौरान पायलट शिवांगी सिंह राष्ट्रपति मुर्मू के साथ थी। शिवांगी सिंह वही फाइटर पायलट हैं जिन्हें पाकिस्तान द्वारा पकड़ने का झूठा दावा विगत दिनों किया गया था।
उन्होंने राष्ट्रपति का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कुछ दिनों पहले ही सुखोई 30 MKI विमान में भी उड़ान भरी थी। इस तरह वह दोनों अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है। यह उड़ान वायुसेना के ऑपरेशन गरुड़ के तहत हुई, जिसमें राष्ट्रपति को वायुसेना और नई क्षमताओं की रणनीतिक तैयारियों की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू और पायलट शिवांगी सिंह का यह संयुक्त उड़ान अभियान महिलाओं की हमारे देश में बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। यह संदेश देता है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और बेहद विश्वस्त रूप में मना रही हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, अभी ये चर्चा में है, कब ये इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है, ये अभी आने वाले वक्त के गर्भ में है। प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या फिर से शराब की दुकानों का संचालन निजी ठेकेदारों, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हवाले किया जाए, क्योंकि सरकारी संचालन में अपेक्षित राजस्व की वृद्धि नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, खास तौर पे जो विशेषज्ञ हैं इस मामलों के, कि राजस्व में वृद्धि साल दर साल हो ही रही है। एक कॉन्ट्राडिक्टी है इस मामले में। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सरकारी दुकानों से शराब की बिक्री घट रही है, जिससे राज्य की राजस्व प्राप्ति पर असर पड़ा है। 2024-25 में यह प्राप्ति लगभग 10,145 करोड़ रही, जबकि 2025-26 के लिए लक्ष्य 14,000 करोड़ तय किया गया है। सरकारी दुकानों के चलते कई जगहों पर अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है। अवैध कारोबारियों पर प्रभावी रोक नहीं लग पाने से राजस्व में और नुकसान हो रहा है, ऐसा सरकार का मानना है। वर्तमान नीति 2017 की आबकारी नीति के अनुरूप चल रही है, पर अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है ताकि प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभदायक बनाया जा सके। आबकारी विभाग के सचिव द्वारा कई बैठकें की जा चुकी हैं, जिनमें नीति में सुधार और राजस्व बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि नीति में ठेका प्रणाली को फिर से लागू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए शराब से मिलने वाली आमदनी बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शराबबंदी की बात हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन ये जानता है कि शराब ही सबसे ज्यादा राजस्व देता है। इसलिए सरकार ऐसे विकल्पों की तलाश में है जो शराब के अवैध विक्रय को कम करें और सरकारी आमदनी बढ़ाएं। ये एक सोच है सरकार की, आगे चलकर इस पे वो काम करती है, नहीं करती है, निर्णय लेती है या नहीं लेती है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बार फिर से सिंडिकेट और ठेकेदारों के पास शराब दुकानों का संचालन गया, तो ये मान के चलिए कि फिर से वही एक तरह से बेहद, यानी जिसे बोलना चाहिए, अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा पड़ेगी और हमारे प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है उसे भी अक्सर इससे धक्का पहुंचता है। बहरहाल आज की चर्चा है में सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध है, आपकी प्रतिक्रियाओं को इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।